तो ये आखिरी वीडियो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे इस सीरीज़ में। जो आप मास्टर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें मेरा मकसद है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान दिलाना जिनके नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने हर वीडियो में इस फोटोसिंथेसिस में आपसे ये कहा कि ये एक वो टॉपिक है कि अगर आपके पास टाइम है तो एक बार फिर इसको पढ़ लीजिए। आपने हर चीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन पहला ये टॉपिक है जिसे मैं कह रहा हूँ आपको पढ़ लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो केवल इस वीडियो को देखिए और उसके बाद में मास्टर क्लास के क्वेश्चंस कीजिए, पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए, सारे के सारे ऑडियो सुनिए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सुनते जाइए, बार बार सुनेंगे, मेमोरी बनेगी। उसके बाद फिर आप पास्ट ईयर पेपर्स कीजिए, देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपके कंसेप्ट से वो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जो पास्ट ईयर में आए थे। और जब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए बहुत अच्छी तरह से, तब आप मास्टरिंग एनसीईआरटी वाला सेक्शन ट्राई कीजिए एंड देन यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी फॉर फेस एनी एंट्रेंस एग्जाम फॉर दैट मैटर, इवन इफ इट इज नीट और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो बायोलॉजी से रिलेटेड है आप उसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये मुझे समझ में आ गई। अब तक हमने सीखा ये है कि किस तरह से लाइट की एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। लाइट की एनर्जी को किस तरह से कैप्चर किया जाता है और किस तरह से एटीपी और NADPH बनाया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था, इसे हमने कहा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फिर हमने ये कहा कि ये ATP और NADPH, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ये बेसिकली स्ट्रोमा के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर है, और वहाँ पर अब हम देखेंगे जो होगा उसे कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। इसको आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कह सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डार्क रिएक्शन कहीं कोई मिसनॉमर तो नहीं है, और ये कार्बन फिक्सेशन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कब हो सकता है, रात में होगा कि नहीं होगा, लाइट होगी कि नहीं होगी, इसके जो एंजाइम्स हैं कहीं उनमें से कुछ एंजाइम्स ऐसे तो नहीं जो लाइट से एक्टिवेटेड है। ये सारे क्वेश्चंस की तरफ मैंने आपका ध्यान दिलाया था, इसको आपने तैयार करना है। अब देखिए, तो मैं यहाँ पर आपको पहले केल्विन साइकिल के बारे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाना नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी से यहाँ पर जो भी आपको मैंने गाइडेंस दी है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो ऐसा करते हैं कि अब हमें कार्बन को फिक्स करना है। आप जानते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स करेगा, और मैंने ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए। ये मैंने क्या किया, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए। तो आप देखिए, कार्बन गिनिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है। अब देखिए, ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ फॉस्फेट है। आप जानते हैं ये RuBP है। हमने 3 मॉलिक्यूल इस 5 कार्बन के कंपाउंड के ले लिए। तो इसका मतलब ये 15 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, टोटल कार्बन हो गए 18। पहले तो ये समझिए। अब ये जुड़े आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, आप इसका नाम जानते हैं, इसे हम कहेंगे रुबिस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स तक में मैंने आपको इसको पढ़ाया है। तो ये क्या आ गया, रुबिस्को। तो टोटल अब जो आपके पास कार्बन है वो 18 है। तो इसका मतलब 3 कंपाउंड बने 6 कार्बन के। तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ फॉस्फेट। ये एक इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल है। ये इमीडिएटली टूट जाएगा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। तो 1 2 3, 1 2 3, देखिए 1 6 कार्बन वाला 2 3 कार्बन के में टूटा, ऐसा आपके पास में 3 है। तो आप समझ गए कि टोटल कितना नंबर होगा। और इसमें एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसे आपने 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहा। और ये वो वजह है कि इस पर्टिकुलर साइकिल को आप C3 साइकिल कहते हैं, केल्विन साइकिल को, क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, फॉस्फोग्लिसरेट। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए, ये टोटल आप समझ सकते हैं, 1 2 मॉलिक्यूल, एक में 3 है, तो ऐसे 6 मॉलिक्यूल बने होंगे।
तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 होंगे, मैं एक के साथ काम कर रहा हूं। तो देखिए अब होगा क्या कि यहां पर अब आप इसको फॉस्फोराइलेट करेंगे, यहां यूज करेंगे एटीपी, यहां पर एटीपी यूज करेंगे और फॉस्फेट ऐड करेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको। सो आपने इसको क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया, तो ये बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। सो दैट मींस देखिए पहले पोजीशन पे फॉस्फेट और तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट आप देख रहे हैं, मैंने इसको फॉस्फोराइलेट किया है। तो मैंने ये कहा कि ये कंपाउंड 3, ये मॉलिक्यूल 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना। टोटल 6 होंगे 3 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना पड़ेगा, तो जो भी मैं कर रहा हूं उसको मुझे डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है तो यहां पर 12 एटीपी इस्तेमाल हो जाएंगे, 12 एटीपी इस्तेमाल हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझ गए आप। अब इसके बाद में मैं इसको डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ में रिड्यूस करूंगा, तो अगला स्टेप रिडक्शन होगा। तो आपने फिक्स किया, फिर आपने क्या किया, रिडक्शन किया। तो इसका जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपको रिड्यूसिंग पावर चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर आपने NADPH इस्तेमाल कर लिया होगा और रीजनरेट किया NADP+ और H+, ये आपने रीजनरेट किया। मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने अब इसको रिड्यूस किया है तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। सो इट बिकम्स ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये कितने बने, 6 बने, ये 6 बने, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड गई थी तो ये कितने बने, 6 बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 6 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन के, तो इसका मतलब ये 18 मेरे कार्बन मेरे को समझ में आ रहा है कहां पर है। अब मैं क्या करूंगा कि इन 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल से मुझे इसको रीजनरेट करना है, तो अगला स्टेप रीजनरेशन होगा। अगर मैं इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल को रीजनरेट करूंगा तभी इस साइकिल को चला पाऊंगा। तो मुझे अब इसको क्या करना है, रीजनरेट करना है। सो रीजनरेट करने के लिए आप ये देखिए कि मुझे 15 कार्बन चाहिए। अगर मुझे 3 मॉलिक्यूल RUBP के रीजनरेट करने जिसमें हर एक में 5 कार्बन है तो ये 15 है, मेरे पास हैं कितने, 18 हैं। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे 5 G3P मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से रीजनरेट करके क्या बना देंगे, ये बनाएंगे जिसे RUBP आप कह रहे हैं। और यहां पर आप फिर क्या यूज करेंगे, एटीपी यूज करेंगे। यहां पर आपने क्या यूज करना है, एटीपी यूज करना है। और अब की बार जो एटीपी है वो एक कार्बन के लिए 1, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी 6 इस्तेमाल होंगे। तो देखिए 12 और 6 18 एटीपी इस्तेमाल हुए ग्लूकोज को बनाने के, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं और आपकी यील्ड ग्लूकोज चाहिए। और इधर देखिए बड़े ध्यान से कि 12 NADPH हुए। सो 12 NADPH आपके इस्तेमाल हो गए, इतनी ये रब NADPH, और एक G3P मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये वो यील्ड है केल्विन साइकिल की। सो केल्विन साइकिल की एक यील्ड है G3P 3 कार्बन का, 3 कार्बन के मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो मैंने ये देखा कि अगर मुझे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे 18 ATP और 12 NADPH चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्या चाहिए, ATP विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, NADPH। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया था, और आपने ये देखा था कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वहां पर केवल एटीपी बनता है, NADPH नहीं बनता। तो अगर इस तरह की एडजस्टमेंट करनी है दोनों के बीच में, बिकॉज मोर ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड रादर देन NADPH, तो कुछ देर के लिए जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसको आप क्या कर सकते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, ताकि वो क्या बनाए, एटीपी जो कि ज्यादा चाहिए, और उस टाइम पर आप NADPH नहीं बनाएंगे और ये इंबैलेंस ठीक हो सकता है। सो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अब आपने तैयार कर लिया होगा कि ये किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। और ये अपनी NCERT से देखिए कि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फ्लो है इनकी लोकेशन एक्चुअली क्या है। आपकी NCERT में बिल्कुल क्लियर कट लाइन में लिखा हुआ है कि कहां पर ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। सो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा केल्विन साइकिल के बारे में आपको बात समझ में आई होगी। आप ये याद रखिएगा कि आपने फिक्सेशन किया, आपने रिडक्शन किया, रीजनरेशन किया, किस तरह से मैं यहां पर कार्बन का हिसाब किताब रख रहा हूं। इस एंजाइम के बारे में याद रखिएगा, रुबिस्को के बारे में याद रखिएगा, क्यों इसे C3 साइकिल कह रहे हैं, ये सारे ये कहां हो रही है, इसके एंजाइम्स कहां पर लोकेटेड हैं। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो केल्विन साइकिल से आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है ये थोड़ा सा अब आपको फोटोसिंथेसिस का ग्रॉस आइडिया, ओवरऑल आइडिया हो गया। हमने लाइट की एनर्जी ट्रैप करी, एटीपी NADPH बनाया और उसकी मदद से कार्बन को फिक्स करके हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया ग्लूकोज। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है मैंने क्या किया। अब देखिए नेचर में कभी भी, मैं थोड़ा सा एक आपको 5 मिनट का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, इसका मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप पूरा टॉपिक नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरा टॉपिक नहीं भी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ कम से कम जो फोटो रेस्पिरेशन है एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर मुश्किल क्वेश्चन आया तो आपको फोटो रेस्पिरेशन से आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी सलाह मान के, इसीलिए मैं यहां पर जस्ट एक आपको आइडिया देके जा रहा हूं और थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर देता हूं कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। देखिए, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, पहली चीज तो ये समझिए कि इवोल्यूशन में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो कि परफेक्टली अडेप्टेड हो। तो बहुत ही ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिल गए हों इवोल्यूशन में, ऐसा नहीं है। लाखों सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्टिंग ऑन मिलियंस ऑफ स्पीसीज, आप ये समझिए फिर भी कोई परफेक्टली अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म नहीं बना है। आप याद कीजिए, इवोल्यूशन में आपकी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। आप ये चाहते हैं कि इसकी जगह अगर ये होता तो कितना अच्छा होता, क्यों इतनी ही एफिशिएंसी है, क्यों हम DNA में से इंट्रॉन नहीं हटा पाते फॉर एग्जांपल। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी, क्यों ग्लाइकोलिसिस सब में हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस में क्या ऐसा गेन हो रहा है कि इसके बावजूद वो सब में हो रहा है। तो आप ये कहते हैं कि ये इवोल्यूशनरी बैगेज है या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। कुछ इसी तरह की बात फोटो रेस्पिरेशन पे भी आती है। देखिए, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, इसमें CO समझिए, आप जानते हैं इसकी एक ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी है। कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी है। जिस टाइम पे लाइफ इवॉल्व हुई थी, तो ये जो चांस बाइंडिंग होगी रूबिस्को की, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एंजाइम जो बाइंड कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड को, हो सकता है वो चांस बाइंड कर जाए ऑक्सीजन को भी। इस तरह का उसके अंदर हो सकता है कोई अरेंजमेंट हो। लेकिन जिस टाइम पर लाइफ शुरू में ओरिजिनेट हुई थी, ऑक्सीजन की एनवायरमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा नहीं था। तो उस टाइम पर चलता है, मतलब कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। लेकिन आज ये प्रॉब्लम आ सकती है। आज आप जानते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर कंसंट्रेटेड है बहुत सारी ऑक्सीजन से, और तब ये प्रॉब्लम आएगी। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हॉट डे है और पार्शियल क्लोजर हो गया स्टोमेटा का, तो लीव्स के जो सेल्स हैं, तो देखिए मीजोफिल सेल्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मीजोफिल सेल कौन से होते हैं, ये रूबिस्को मिलता कहाँ है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी गिनवाऊंगा जो आपको सारे आने चाहिए। फिर मैंने आपसे ये कहा कि ये जो मान लीजिए कि हॉट कंडीशन है और उसमें पार्शियल क्लोजर हुआ है स्टोमेटा का, तो जो लीव्स के सेल्स हैं वो स्टार्व हो जाएंगे CO2 के और फोटोसिंथेसिस कम होगा। लेकिन रेस्पिरेशन तो हो रहा होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही होगी, और वहां पर जो एयर स्पेसेस हैं उसमें CO2 कम हुआ और ऑक्सीजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये जो रूबिस्को है ये केल्विन साइकिल में ऑक्सीजन को जोड़ देता है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसलिए हम इसको रूबिस्को कह रहे हैं। तो ये क्या जोड़ देता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है। जब ऑक्सीजन जोड़ देता है तो क्लोरोप्लास्ट में फिर एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल उससे बाहर निकलता है। सो इट लीव्स द क्लोरोप्लास्ट अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये सब जो मैं नाम आपको बता रहा हूं आपको पढ़ने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन क्या हुआ, ये 2 कार्बन का कंपाउंड का नाम क्या है विच लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि फिर इस 2 कार्बन के मॉलिक्यूल को हैंडल करती हैं 2 और ऑर्गेनेलीज, उनका नाम आपको मैं बता देता हूं, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। और वो रीअरेंजमेंट करके CO2 इसको स्प्लिट करती हैं और CO2 बनता है। तो आपको क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सीक्वेंस में पूरे रिएक्शंस पता होने चाहिए। आपको ग्लाइसिन, सेरीन, अमीनो एसिड कौन कहां पर बन रहा है, कहां पर क्या चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में, यह आपका होमवर्क है।
सो मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन के बारे में ये बताया कि उस कंडीशंस में जब CO2 कम हो रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है, तो ये जो रुबिस्को है जो कि ऑप्टिमली इवॉल्व नहीं हुआ है, ये केल्विन साइकिल में ऑक्सीजन जोड़ देता है और जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल निकलता है क्लोरोप्लास्ट से, अरेंजमेंट होता है और इसको स्प्लिट करते हैं और CO2 इवॉल्व होती है। अब देखिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो आपका जो फिक्स कार्बन था वो ऑक्सीडाइज हुआ, आपने ऑक्सीजन जोड़ी और क्या रिलीज कर दी, CO2 आपने रिलीज कर दी। तो इसको आप रेस्पिरेशन कहेंगे, इसको आप रेस्पिरेशन कहेंगे। और क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो अब आप क्या कहेंगे, इसको फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको शब्द समझ में आ गया होगा, आपको ये एक शब्द समझ में आ गया होगा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि इट डज नॉट मेक एनी इवोल्यूशनरी सेंस। आप कार्बन फिक्स करना चाहते हैं और यहां पर जो फिक्स्ड कार्बन है दैट इज बीइंग लॉस्ट। और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, जैसे जो C3 प्लांट्स हैं, उनमें ये फोटो रेस्पिरेटरी। हाँ, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन कौन से प्लांट C3 हैं, कौन से C4 हैं, कौन से कैम प्लांट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। आपको पता होना चाहिए राइस क्या है, वीट क्या है, मेज क्या है, ये सारे के सारे प्लांट आपको पता होने चाहिए। कैम प्लांट क्या सक्यूलेंट्स होते हैं, ये इसकी क्या वजह है, क्या कोई स्ट्रेटजी इस तरह से भी हो रही है कि वाटर को कंजर्व करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको याद दिला रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये वीडियो कर रहा हूं ताकि आप एक बारी दिमाग में सोचने लगें कि ये मेरे को क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अब हमने ये कहा कि इसको फोटो रेस्पिरेटरी लॉस आपने कहा। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ATP बन नहीं रहा, तो एनर्जी का गेन नहीं हुआ, एक्चुअली इसमें ATP का इस्तेमाल हो रहा है। सो देखिए कितना बड़ा लॉस हो रहा है ये। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसमें ATP का लॉस हो रहा है, पहली तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा, आपका फिक्स्ड कार्बन लॉस हो रहा है। बहुत ड्राई, बहुत हॉट कंडीशंस में 50% तक फिक्स्ड कार्बन का लॉस हो सकता है C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स का मतलब आप समझ गए कि जिसमें बेसिकली जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके बारे में ये पूछते हैं कि ये होता क्यों है। व्हाई, अगेन द सेम क्वेश्चन, ये होता क्यों है। होता इसलिए है कि इट मे बी एन इवोल्यूशनरी बैगेज, इवोल्यूशनरी रेलिक हो सकता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ चीजें चली आ रही हैं, नेचर डज नॉट इंप्रूव एनीथिंग, नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट वेरिएंट। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, आपकी बायोलॉजी की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। अरे जो है उससे हम काम चला रहे हैं। नेचर किसी चीज को इंप्रूव नहीं करती है। आपको इवोल्यूशन कहीं गलत तो नहीं पता है। नेचर जितने वेरिएंट्स हैं उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करती है, ये काम है नेचर का। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चक्कर ये है कि इवोल्यूशन में इससे बचने का क्या तरीका आया। यहां पर मोस्ट लाइकली जो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आएगा वो अब आएगा, C4 फोटोसिंथेसिस। वो C4 पाथवे क्या है, उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, एंजाइम का नाम क्या है, पेप कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को को डिफरेंशिएट करना, कंपेयर करना आना चाहिए कि किसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है, क्या पेप कार्बोक्सिलेज की कोई एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए है कि नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्रान्स एनाटमी, व्हाट आर मीजोफिल सेल्स, व्हाट आर बंडल शीथ सेल्स। इस तरह के सेल्स में किस में बंडल शीथ सेल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस चीज के लिए वो इम्परवियस है, कहां से 4 कार्बन का एसिड कहां जाता है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रुबिस्को कहां लोकेटेड है, C3 साइकिल कहां हो रही है, ये सारी की सारी चीजें C4 फोटोसिंथेसिस पर आपने तैयार करना है। आपकी NCERT में मैं आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं, ये टेबल है, ये टेबल है। अगर ये टेबल आप पूरी तरह से पढ़िए और इसको भरिए अपने आप बिना किसी किताब को खोले हुए, अगर आप इस पूरी टेबल को ढंग से कर पा रहे हैं और इसके आसपास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कर पा रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं। अगर आपको इस टेबल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर बताइए। आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल एंड आई कैन गिव यू other videos as well which are covering these important concepts
ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक C4 स्ट्रेटजी हो गई। कुछ प्लांट्स में कैम प्लांट है, क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, संकन स्टोमेटा है। और आप ये देखेंगे कि दिन में क्या होता है, स्टोमेटा खुला होता है कि नहीं होता, ये कब कार्बन फिक्स करते हैं, कब रिलीज करते हैं रूबिस्को के पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मकसद फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को कम करने का यह है कि रूबिस्को के आसपास ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, और कंसंट्रेशन आपको किसकी बढ़ानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह की बात हम कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन में भी कर चुके हैं। सो आप किसको बाइंड करने को चाहते हैं, वो चीज की कंसंट्रेशन आपको रूबिस्को के पास इंक्रीज करनी है। सो एक स्ट्रेटजी जैसे मैंने आपको बताया, C4 प्लांट, C4 C3 के बीच में ये पूरी की पूरी टेबल आप पढ़ेंगे। कैम प्लांट एक दूसरा हो गया। दूसरी चीज, एक और बात समझिए, क्या फोटो रेस्पिरेशन इस तरह से भी एक्सप्लेन होता है कि ये कोई फोटो ऑक्सीडेशन डैमेज से प्रोटेक्टिव रोल भी प्ले करता है क्या? क्या इसका कोई रिलेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी है क्या? ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। और इसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो दो प्लांट्स हैं, ये जो दो पाथवे हैं जो कि फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए है, क्या इनका वाटर कंजर्वेशन से भी रिलेशन है, C4 और कैम, और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उस प्लांट का नाम बताइए जिसमें C3 और C4 साइकिल एक ही सेल में होती है लेकिन अलग अलग टाइम पर होती है, और ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें C3 और C4 साइकिल अलग अलग सेल्स में होती है। सो ये एक इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क आपके लिए छोड़ा है। इस तरह से आप पढ़िए, खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए मास्टर क्लास में, इन सबका आंसर दिया हुआ है, सबका आंसर दिया हुआ है। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें कंसेप्ट क्या है, और उसको सुनने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू पुट इन सम हार्ड वर्क हियर, तो क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा क्वेश्चन किससे आ जाए, फोटोसिंथेसिस से आ जाए। और लास्ट में एक बहुत नीडलेस टू से द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, याद है आपको मैंने ब्लैकमैन के बारे में एक्सपेरिमेंट पहले वीडियो में बताया था, उसी का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तैयार कीजिए, इमर्सन इफेक्ट तैयार कीजिए, क्या होता है, पास्चर इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें जो थोड़ी बहुत जब आपको बेसिक्स आ जाए, देन यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर के बारे में अब समझ में आया होगा। अब हमने इसकी घेराबंदी कर दी है, इस चैप्टर के बारे में हमें पता है कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आने हैं और किस तरह से वी शुड गेट एग्जाम रेडी। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।